तो गाइज मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में ये पेपर है मेरे पास प्रीवियस ईयर का डीएमआरसी का, वो भी इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में अपन जो डीएमआरसी का पेपर है उसकी इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वाले वीडियो 2 पार्ट में रहेगा, जिसके अंदर ये लगभग 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के पूछे गए थे। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और एक पार्ट के अंदर आधे क्वेश्चन करेंगे, एक पार्ट के अंदर अपना आधे क्वेश्चन कर लेंगे। इन 2 पार्ट के अंदर ये वीडियो रहेगा, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि उत्तर किस प्रकार और क्यों आएगा। ठीक है, और ये आपके पीजीसीएल एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत के पंखे को फर्श से खाली स्थान ऊपर लटकाया जाना चाहिए। यानी जो छत का पंखा होता है मेरे पास, जो सीलिंग फैन बोलते हैं अपन, इसकी जो ऊंचाई होती है फर्श से कितनी होनी चाहिए? जो न्यूनतम होती है वो कितनी होती है? 2.75, अधिकतम 3 मीटर। तो इनके मध्य रहती है। उत्तर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। और जो स्विच बोर्ड की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। तो अगर स्विच बोर्ड के लिए पूछा जाता तो कितना आता? 1.5 मीटर आता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि 4 पोल 1800 आरपीएम अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होगी? तो पोल कितने मेरे पास? 4, और आरपीएम मेरे पास 1800। अगर मैं इनकी बात करूं कि मेरे पास आवृत्ति पूछा गया है, तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है मेरे पास Pn/120। Pn/120। तो P का मान कितना है मेरे पास? 4। N का मान कितना है? 1800/120। तो अगर मैं इसको काटूंगा इससे कितना आ जाएगा मेरे पास? 60। उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? यानी कि इलेक्ट्रिकल के अंदर भी काम मिलेंगे अपन और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी काम मिलेंगे। तो इसका उत्तर जो रहेगा मेरे पास क्या रहेगा? फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा इसका उत्तर? सी ऑप्शन। अब जितने फ्यूज बच गए उनके बारे में बताता हूँ। HRC फ्यूज होता है, इसके अंदर चांदी के तार का प्रयोग करते हैं अपन, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि चांदी के तार का कौन सी फ्यूज के अंदर उपयोग किया जाता है। तो उत्तर क्या आएगा मेरे पास? HRC फ्यूज। यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मोटरों के लिए काम में आता है HRC फ्यूज। ठीक है, अब आता है मेरे पास डाइज्ड स्क्रू टाइप कार्टेज फ्यूज। ये वाला जो फ्यूज होता है इसी का छोटा रूप होता है ये वाला। ये बहुत छोटा होता है, जिसका केवल और केवल अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही उपयोग में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर काम में नहीं ले सकते। ठीक है, इसका छोटा रूप होता है, इसलिए ये वाला इसका उत्तर आया नहीं। अब आता है रिवायरेबल फ्यूज। इस फ्यूज का मतलब होता है अपने पास जो घरों में किटकैट फ्यूज आते हैं ना, ये इसका प्रकार है। इसी का रूप क्या है? किटकैट फ्यूज। ठीक है, तो इसलिए किटकैट फ्यूज का उपयोग अपन केवल और केवल घरों में कर सकते हैं या मोटरों के साथ कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज इस प्रकार का फ्यूज होता है जिसका प्रयोग अपन घरों के अंदर भी कर सकते हैं और मोटरों के लिए भी अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सेम आता है इस प्रकार, आपने देखा भी होगा। ये होता है इस प्रकार, यहाँ से बना होगा कांच का छोटा सा, वो दोनों तरफ क्या होता है? टोपी लगी होती है, पित्तल अथवा अन्य कोई धातु की। तो इसके अंदर क्या होता है? एक छोटा सा तार होता है, ये होता है अपने पास कार्ट्रिज फ्यूज। ठीक है, ये भी क्या है? कार्ट्रिज फ्यूज। ये दोनों के ही प्रकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है? तो मोटर कौन सी है? 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग होगी, तो सेम ही होती है अपने पास अल्टरनेटर के अंदर। तो उत्तर क्या है इसका मेरे पास? अल्टरनेटर। और जनित्र के अंदर 2 ही पोल होते हैं, 3 फेज होती नहीं है, तो हो ही नहीं सकता समान। सिंगल फेज का स्टेटर और 3 फेज का, सिंगल फेज में सिंगल फेज की वाइंडिंग होती है, 3 फेज में 3 फेज की होती है, तो दोनों का स्टेटर एक जैसा नहीं हो सकता। डीसी मोटर तो आएगा नहीं वैसे भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर हावर। ठीक है, 1 एम्पियर हावर। तो एम्पियर को 1 एम्पियर लिख दूं, घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 × 60। वो किस में चेंज हो जाएगा? सेकंड में। 60 × 60 है ये।
तो 60 × 60 कितना हो, 3600। तो 1 एम्पियर घंटा किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर, 3600 एम्पियर सेकेंड के बराबर। और एम्पियर सेकेंड बोलते किसको है, गुलाम को, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, I × T। तो आई ये रहा, टी ये रहा, तो एम्पियर सेकेंड किसको क्या बोल सकता हूँ मैं, गुलाम, सी। तो 3600 गुलाम के बराबर होगा। उत्तर क्या आएगा मेरे पास, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, एक सिंगल फेज एसी मोटर को ऑटोमेटिक बनाने के लिए, यानी वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, बनाने के लिए मुख्य वाइंडिंग बोलते हैं अपन मेन वाइंडिंग को, मेन वाइंडिंग के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा। तो मेन वाइंडिंग के साथ प्रयोग करते हैं अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग का, किसका करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग का। और स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यानी सहायक कुंडली। उत्तर क्या है इसका, ए ऑप्शन। ठीक है। और ये वाली जो स्टार्टिंग कॉइल होती है, इसका आर का मान ज़्यादा और एक्सल क्या रहता है इसका, कम। और जो मेन वाइंडिंग होती है यानी मुख्य वाइंडिंग, ठीक है, यानी इसको रनिंग वाइंडिंग भी बोलते, क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग। इसका जो आर रहता है वो क्या रहता है, कम, और एक्सल क्या रहता है इसका, ज़्यादा। अब ये आर तो कम, तुम लोग टर्नों को मोटा बना के, यानी मोटा बोले तो ज़्यादा व्यास का तार प्रयोग करके वो टर्नों की संख्या कम करके भी कर सकते हो, आर का मान कम। ठीक है। और अब बात करें तो इन तीन ऑप्शन के बारे में। अवमंद कुंडली होती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई अल्टरनेटर हो गया, कोई जनित्र हो गया, वो अगर उन पे लोड बढ़ा दिया जाए तो कंपन करने लगते हैं, वो दबने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे उन कंपनों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवमंद कुंडली का। ठीक है। प्रतिकारी कुंडली होती है, अपने पास मोटरें होती हैं या जनित्र होता है, उनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ने लग जाता है लोड बढ़ने के साथ, किसका, फील्ड का, यानी जो पोल होते हैं वो क्या पड़ने लग जाते हैं, कमजोर। इसलिए वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, कंपनसेटिंग कॉइल का। इसको इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति कुंडली। और रनिंग वाइंडिंग किसको बोलते हैं, अपने मेन वाइंडिंग को। ठीक है, इसका उत्तर क्या रहेगा मेरे पास, ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर फील्ड को एक डीसी स्रोत के द्वारा उत्तेजित किया जाता है, जो सामान्यतः क्या होता है। तो अपन एक्साइटर का प्रयोग करते हैं। एक्साइटर जो लगा होता है, यानी उत्तेजक जो लगा होता है मेरे पास, एक छोटा जनित्र होता है, क्या होता है, छोटा साइज के अंदर, वो लगभग 110 वोल्टेज के आसपास उत्पादित करता है। और वो भी करेगा कैसी, अस्थायी प्रकार की, यानी ये कम ज़्यादा नहीं करता वोल्टेज, ये लगभग क्या रखेगा, स्थिर रखता है। तो स्थिर रखने के लिए मैं यहाँ पे संट जनित्र या कंपाउंड जनित्र का प्रयोग कर सकता हूँ। उत्तर क्या गया इसका, डी ऑप्शन। तो एसी मोटर इन्वर्टर इनका प्रयोग अपन करते भी नहीं है, क्योंकि एसी वहाँ पर काम में नहीं आती, वहाँ पे केवल अपन डीसी काम में लेते हैं। अब सीरीज जनित्र क्या होता है, जो लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान बढ़ने लग जाता है इसका, पर यहाँ पे वोल्टेज क्या रहनी चाहिए, नियत, ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है वो फिक्स बन जाए। अगर वहाँ पे 4 वेबर का फ्लक्स पैदा हो रहा है तो 4 वेबर का ही हो, इसलिए मैं वहाँ पे एक छोटा जनित्र का प्रयोग करता हूँ, उसका नाम क्या होगा, संट जनित्र या कंपाउंड जनित्र। ठीक है, उत्तर क्या है इसका, 4 नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाली स्थान फ्लक्स घनत्व की SI इकाई होती है। तो फ्लक्स घनत्व, सॉरी फ्लक्स की इकाई, फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर। उत्तर क्या है इसका, 3 नंबर ऑप्शन। और अगर फ्लक्स घनत्व की पूछ ले तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी तब क्या आता मेरे पास, 2 नंबर ऑप्शन आता, फ्लक्स घनत्व की पूछता तो। ठीक है। और आगे क्या पूछा है, ये वाली इकाई एम्पियर टन प्रति वेबर, ये होती है मेरे पास RM की, यानी जो मैग्नेट के अंदर प्रतिरोध होगा, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं अपन, उसकी इकाई। इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता हूँ मैं, चुंबकीय मार्ग में चुंबकीय मार्ग में बाधा। ठीक है, इसको अपने S से भी दिखाते हैं, RM से भी अपन दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण होता है। तो सल्फेशन का कारण अपने पास, अगर अपन मान लीजिए लेड एसिड बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं, या भाई मैंने चार्ज करके रख दिया उसको, वो डिस्चार्ज होती जा रही है, अपन उसको चार्ज ही नहीं कर रहे, उसके अंदर रासायनिक क्रिया नहीं हो पाती, तो वहाँ पे जो उनके अंदर पदार्थ भरा गया था वो उनके ऊपर जमने लग जाता है, किनके ऊपर, प्लेटों के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं, सल्फेशन बोलते हैं। अब ये होगा कब, जब अपन उसको चार्ज नहीं करेंगे। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। ठीक है। और ज़्यादा डिस्चार्ज करेंगे, यानी ज़्यादा करंट से डिस्चार्ज करेंगे, या जल्दी चार्ज करेंगे अपन, तब होता है अपने पास बकलिंग दोष। कौन सा दोष, बकलिंग दोष, यानी प्लेटें मुड़ जाती हैं उसके अंदर। तो बकलिंग के लिए क्या आता है, ये वाला। और सल्फेशन को ख़त्म करने के लिए मैं प्रयोग करता हूँ ट्रिकल चार्जिंग का।
ठीक है, खत्म करनी विधि है किसको, सल्फेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड किस रंग का होता है, तो चेतावनी चिन्ह होते हैं त्रिभुजाकार, और उनकी जो बैकग्राउंड होगा वो किस रंग का होगा, येलो कलर का। और ब्लैक अक्षर में उनके ऊपर, सॉरी ब्लैक आकृति में क्या बनाए जाते हैं, उनके ऊपर डायग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, चिन्ह कैसे बनाते हैं, ब्लैक में, और बैकग्राउंड येलो, और आकार त्रिभुजाकार, किसका, चेतावनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक लघुपतित संधारित्र की वोल्टेज क्या होगी। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई संधारित्र लगा हुआ था इस प्रकार, अगर मैं इसे शॉर्ट कर दूं तो इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, शॉर्ट के अंदर इधर करंट नहीं बहेगी, ये शॉर्ट हो चुका है यहाँ से, इसका मतलब इसकी वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आई इंटू आर होता है वी बराबर। जब शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट हो गया, इसका मतलब आर का मान क्या हो गया, जीरो, तो आई इंटू जीरो कितना हो जाएगा मेरे पास, जीरो वोल्टेज। उत्तर क्या आएगा, जीरो, शून्य। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, JFET को खालिस्तान ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। तो JFET मोसफेट को, यानी FET का प्रकार होता है, ये होता है मोसफेट की तरह सेम, तो मोसफेट को ही अपने क्या बोल सकते हैं, JFET बोल सकते हैं एक प्रकार से। ये सारे के सारे किसके प्रकार हैं, FET के, क्योंकि इनके पीछे देखो क्या जुड़ा है, FET। अब JFET पूरा नाम क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर किस प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय है, यानी इनमें जो करंट बहती है वो एक ही तरफ बहती है, एक ही प्रकार के आवेश की वजह से, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, और बाई जंक्शन बीजेटी को बोलते हैं अपन, और द्विध्रुवीय भी बीजेटी को बोलते हैं अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आर्मरिंग खालिस्तान के ऊपर का भाग होता है। अब ये बात आगे किसकी, मेरे पास केबिलों की। तो केबिलों के अंदर क्या क्या लगा होता है वो याद आपके रहना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा चालक। ठीक है, क्या आएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले आएगा कंडक्टर सी, उसके ऊपर लगा होगा मेरे पास इंसुलेशन यानी आई, और उसके ऊपर लगा होगा मेरे पास मेटेलिक शीथ यानी मेटेलिक का मैं लिख देता हूँ, और उसके ऊपर लगी होगी बेंडिंग भी लिख देता हूँ, और उसके ऊपर लगा होगा मेरे पास आर्मरिंग, और उसके बाद में क्या लगा होगा मेरे पास सर्वरिंग। ठीक है, इस प्रकार लगे होते हैं। कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर मेटेलिक शीथ, मेटेलिक शीथ के ऊपर बेंडिंग, बेंडिंग के ऊपर आर्मरिंग, आर्मरिंग के ऊपर सर्वरिंग। तो ये पूछ क्या रहा है, आर्मरिंग किसके ऊपर होता है, तो आर्मरिंग बेंडिंग के ऊपर होता है। उत्तर क्या आएगा, बेंडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एमीटर की रेंज को खालिस्तान मान का प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो एमीटर की अगर रेंज बढ़ानी पड़े तो वहाँ पे बहुत ही निम्न मान का प्रतिरोध अपन लगाते हैं, और निम्न मान का कितना, सॉरी निम्न मान को क्या बोलते हैं अपन, संट प्रतिरोध। समानांतर में लगाने की वजह से कम प्रतिरोध को क्या बोलते हैं अपन, संट प्रतिरोध। तो उत्तर क्या आएगा अपना 4 नंबर ऑप्शन। अगर वोल्टमीटर के लिए आता तो क्या आता, उच्च मान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित मशीनों में किसका उपयोग लकड़ी के रंधे, वर्ताकार आरी और एमजी सेट में किया जाता है। तो रंधे आ गया, वर्ताकार आरी आ गई, एमजी सेट आ गया, ये सारे के सारे क्या क्या चलने चाहिए, स्थिर गति से चलने चाहिए पहली बात तो। अब स्थिर गति से कब चलेंगे, जब इनके ऊपर कोई ऐसी मोटर लगाई जाए कि वो स्थिर गति से चलती हो, तो उस मोटर को अपन क्या कहते हैं, शंट मोटर। उत्तर क्या आएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। अगर ये शंट मोटर ऑप्शन में नहीं होता तो मेरे पास क्या आता, कंपाउंड मोटर आता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उल्ट दिया जाए तब क्या होगा। अगर 3 फेज कोई मोटर है मेरे पास, वहाँ पे अगर मैं कोई एक फेज क्या कर दूँ चेंज, तो पहली बात तो मोटर की गति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मोटर की गति चेंज होगी क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो फेज एंगल था वो क्या हो चुका है, चेंज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे वाई है, यहाँ पे क्या है बी। अगर मैं इन दोनों को पलट दूं, यानी यहाँ पे वाई ले गया, यहाँ पे क्या ले गया मैं आर। ठीक है, तो पहले ये वाला फेज एंगल इस प्रकार घूम रहा था, अब ये फेज एंगल चेंज हो जाएगा, पर इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे आर का मान अगर मान लेता हूँ मैं कितना भी रहा होगा, बी कहीं पर भी रहा होगा और वाई कहीं पर भी रहा होगा, इनके मान में कोई चेंज नहीं आएगा,
पर इनका फेज एंगल क्या हो जाता है, चेंज, यानी इनकी रोटेशन की दिशा क्या हो जाती है, पलट जाती है। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। फेज धारों के कला कोण में परिवर्तन होता है लेकिन इनके मान में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इनकी फेज की शक्ति नहीं बदलती कभी भी। जो आर फेज यहाँ पर आर था, तो अगर मैं इसको इधर लेकर गया तो भी क्या रहेगा, मेरे पास आर ही रहने वाला है। कुल विद्युत शक्ति में भी परिवर्तन नहीं होता। अब फेज पलटने से पावर व्यय जो हो रही है यानी खपत हो रही है, उनके मान में परिवर्तन नहीं आता। फेज धाराएं बदल जाती हैं तो फेज धारा नहीं बदलती, फेज कोण बदलता है। अब आर की धारा थोड़ी बदलेगी भाई, आर पहले 1 एम्पियर ले रहा था, अब 0.5 एम्पियर थोड़ी ले लेगा वो, या ज़्यादा थोड़ी ले लेगा 2 एम्पियर। तो आर की अभी भी कितनी रहेगी, 1 एम्पियर। यानी कि ना तो इनकी फेज धारा में परिवर्तन होता, ना ही विद्युत शक्ति में परिवर्तन होता, ना इनकी वोल्टेज में परिवर्तन होता। केवल होता किसके अंदर है, फेज कोण के अंदर, फेज एंगल में। इसकी वजह से मोटरों की गति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कन्वर्टर नॉइसलेस होता है, नॉइसलेस बोलते हैं आवाज़ नहीं करता। तो आवाज़ तो वही नहीं करेगा जो घूमेगा नहीं, जो घूमेगा वो तो आवाज़ करेगा। तो रोटरी कन्वर्टर घूमता है, आवाज़ करेगा। एमजी सेट भी घूमता है, आवाज़ करेगा। शंट जनरेटर ये भी घूमता है, आवाज़ करेगा। तो बचा कौन सा, डायोड। यानी डायोड घूमता नहीं है, आवाज़ नहीं करता, नॉइसलेस होता है, एसी को डीसी में ये बदल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ होता है। जो BIS होता है यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसकी वजह से जो अपने पास उत्पाद मिलते हैं बाजारों में, बढ़िया बढ़िया उत्पाद मिलते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं क्या लेकर आया, एक केबल लेकर आया, ठीक है, इसकी जांच पहले करेगा कौन, BIS करेगा, और इसको एक मार्का दे देगा ISA का। यानी BIS बड़ी संस्था है, इसके नीचे बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे BIS के नीचे कौन आती है, ISI आती है। ये करती है अपने पास इलेक्ट्रिकल हो गए, इस प्रकार यानी हार्डवेयर का जो सामान होता है उसके ऊपर ISI का मार्का आता है। तो जांच करती कौन है, उसकी ISI। ये पूरी जांच करेगी केबिल की कि लोगों के लिए केबिल सही है या ख़राब है, और उनको मार्का क्या दे देगी, खुद का मार्का दे देगी कि ये चीज़ क्या बढ़िया है, लोग इसको यूज कर सकते हैं। यानी बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक स्टेपर मोटर मूलतः एक होती है। तो स्टेपर मोटर सिंगल फेज की होती है, और सिंगल फेज की वो भी तुल्यकालिक मोटर होती है। क्या होती है, तुल्यकालिक मोटर। सिंगल फेज की तुल्यकालिक मोटर कौन होती है, स्टेपर मोटर। ठीक है, स्टेपर मोटर के अलावा एक मोटर और, दो मोटर और होती है मेरे पास, उनका नाम मेरे पास क्या है, एक होती है रिलैक्टेंस मोटर। ये भी क्या होती है, प्रकार की तुल्यकालिक मोटर होती है सिंगल फेज की। इसके अलावा एक होती है मेरे पास स्टेसिस मोटर। ये भी क्या होती है मेरे पास, एक सिंगल फेज की तुल्यकालिक मोटर होती है। ठीक है, उत्तर क्या है इसका मेरे पास, तुल्यकालिक। और इंडक्शन तो होती हैं, इंडक्शन सभी होती हैं, मूल रूप से इंडक्शन होती है प्रकार से, पर ये होती क्या है, प्रकार की तुल्यकालिक मोटर होती है। लगभग क्या चलती है, तुल्यकालिक गति से चलती हैं। स्टेपर मोटर, रिलैक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, ये तीनों ही क्या होती है, तुल्यकालिक मोटर होती है सिंगल फेज की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक क्वेश्चन यहीं से बता देता हूँ, अगर आपको स्टेपर मोटर में स्टेप कोण निकालना पड़े तो अपन स्टेप कोण कैसे निकाल सकते हैं। अब स्टेप कोण होता क्या है कि मोटर एक स्टेप में कितनी डिग्री घूमेगी। तो 360 डिवाइड बाई 2 इंटू कितने पोल हैं इंटू कितने फेज हैं, फेजों की संख्या, तो इतने डिग्री मोटर घूम जाएगी। इससे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पोल आएंगे और यहाँ पे क्या आएंगे, फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में ही मिलती है। तो अर्धगोलाकार में राष्ट्र कट रेती होती है। तो आपने देखा भी होगा, ये राष्ट्र कट रेती का अपन, मान लीजिए कोई लकड़ी का सामान है, उसके ऊपर आपने चिकनाई पैदा करनी है, तो वहाँ पे राष्ट्र कट रेती का प्रयोग अपने वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा गोलाकार आकृति में आती है, हाफ राउंड इस प्रकार। ठीक है, चलिए देखिए, एल्बो इनमें से किसके लिए उपयुक्त होते हैं। तो एल्बो होते हैं इस प्रकार के, यानी कि ये घुमाने के लिए, कोई चीज़ को घुमाने के लिए अपने एल्बो काम में लेते हैं। जैसे कोई वायरिंग हो गई, वायरिंग के अंदर कोई कोना आ गया, उस कोने से वायरिंग को मुझे घुमाना है साइड में 90 डिग्री पर, तो वहाँ पे एल्बो काम में ले सकता हूँ। चाहे कोई पानी का पाइप भी क्यों ना हो, वहाँ पर घुमाने के लिए मैं किसका प्रयोग लेता हूँ, एल्बो का। तो एल्बो छोटे छोटे क्या होते हैं, बेंड होते हैं जो घुमाने के काम आते हैं। सॉलिड बेंड नहीं होते ये, यानी कि
मान लीजिए कोई वायरिंग कर रहा हूँ, तो अगर वायरिंग को घुमाना पड़े, जैसे अगर मैं 90 डिग्री पे घुमाना चाहता हूँ, उसको किस प्रकार घुमाना चाहता हूँ, तो एल्बो क्या होते हैं, छोटे छोटे बेंड होते हैं जो घुमाने के काम में आते हैं। उत्तर क्या है इसका? 4 नंबर ऑप्शन। अब आप सोच रहे हो सॉलिड बेंड क्यों नहीं है, क्योंकि सारे एल्बो सॉलिड नहीं होते, ना ही मीडियम प्रकार के बैंड होते हैं ये मतलब 90 डिग्री पे घुमा सकते हैं, सीधा भी घुमा सकते हैं, कुछ सॉलिड भी आते हैं, कुछ मुलायम भी आते हैं। पर ये होते क्या है, छोटे छोटे बैंड होते हैं, ना कि लंबे लंबे होते हैं। ये बहुत लंबे नहीं होते, बस छोटा सा टुकड़ा होता है 90 डिग्री पे घुमा हुआ। कई बार तो इतना 90 डिग्री घुमा हुआ आता है, कई बार अपन घुमा लेते हैं उसको पाइप के माध्यम से। ठीक है, ये क्या होते हैं, छोटे बैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, लकड़ी के सामान पर छोटे छिद्र बनाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो उसका उत्तर क्या है, जिमलेट। उत्तर क्या है, जिमलेट। अब जिमलेट यहाँ पे होता है लकड़ी का हत्था, यहाँ पे लगी होती है नोब, और ये छोटे छोटे छिद्र बना सकता है लकड़ियों पर। अब औरों के बारे में बताओ, रावल प्लग टूल है और बिट है, ये पत्थर की दीवारों में छेद करने के काम आती है। जहाँ पर ड्रिल मशीन छेद नहीं कर पाती, वहाँ पर अपन रावल प्लग टूल का उपयोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आपूर्ति के एसी से डीसी में रूपांतरण में निम्नलिखित में किससे एक मशीन की आवश्यकता होती है। यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए मुझे कौन सी मशीन की आवश्यकता होती है। तो अगर एसी को डीसी में बदलना पड़े, तो वहाँ पे अगर मशीन की बात करूँ तो कौन आएगा, रोटरी कन्वर्टर आएगा। ठीक है, अगर मशीन की बात नहीं की जाए तो यहाँ पे मेटल रेक्टिफायर भी काम कर सकता है, रेक्टिफायर भी काम कर सकता है, और एमजी सेट तो होता है एसी से डीसी में, ये भी काम में कर सकता है। और एक मशीन की बात है तो कौन सा होगा, रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, प्रवर्धक के रूप में ज्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी एम्पलीफायर के रूप में सबसे ज्यादा अपन करते हैं कॉमन एमीटर का प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि कॉमन एमीटर पावर गेन, वोल्टेज गेन और करंट गेन तीनों इकाई से ज़्यादा देता है, इसलिए कॉमन एमीटर का उपयोग ज़्यादा करते हैं अपन। और कम देता है, इससे कम सबसे बेकार होता है कॉमन कलेक्टर, इसका प्रयोग करते ही नहीं है। और इनके मीडियम में कौन आता है, कॉमन बेस। तो सबसे बढ़िया प्रेजेंट टाइम में रहता है कॉमन एमीटर। और इसकी भी कौन सी विधि, वोल्टेज डिवाइडर विधि। वोल्टेज डिवाइडर विधि का सबसे उपयोग ज़्यादा किया जाता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और तीन ही प्रकार के होते हैं ये एम्पलीफायर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एम्पलीफायर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकने घुमाने के काम में किया जाता है। तो अगर ठोकना पड़े तो लकड़ी का थोड़े ठोक सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, पर मोड़ नहीं सकते, किसी लोहे की तार को नहीं मोड़ सकते। ये सिंपल चद्दरों को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इसका प्रयोग तो नहीं आएगा। क्रॉस पिन हथौड़े, तो क्रॉस पिन हथौड़े कील वगैरह निकाल सकते हैं, और मोड़ने काम नहीं आते, सीधा करने काम भी क्रॉस पिन हथौड़े नहीं आते। तो बॉल पिन हथौड़ा सबसे बढ़िया कौन सा रहता है, बॉल पिन हथौड़ा रहता है। ठीक है, सॉरी, ये जो कील निकालता है वो कौन सा होता है, कला हैमर होता है। क्रॉस पिन जो उसकी पिन होती है वो क्या होती है, ऐसे घूमी होती है 90 डिग्री पे, ऊपर वाली पिन। एक तो होता है फेस, और एक होता है इसका आगे वाली पिन। और बॉल पिन में इस प्रकार पिन रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कौन सा है, हेलोन अग्निशामक के अंतर इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है। तो हेलोन के अंदर ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन भरी जाती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं CCI4। ठीक है, CCI4 भी इसका ही नाम है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर CO2 भरते हैं, जल के अंदर पानी भरते हैं, शुष्क पाउडर के अंदर पाउडर भरा जाता है। ठीक है, जो अग्नि को बुझा सकता है। और हेलोन के अंदर ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन का उपयोग अपने करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी परिपथ का शक्ति गुण की इकाई हो तो उसकी प्रतिघाती शक्ति क्या होगी। अगर शक्ति गुण क्या है, इकाई, इसका मतलब P बराबर V इंटू आई इंटू कोस फाई होगा। इसका मतलब अगर ये इकाई है तो पावर एकदम प्रॉपर क्या होगी, खपत होगी, पहली बात तो। अब आती है प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, V इंटू आई इंटू साइन थीटा। अब कोस फाई इकाई कब होता है, जब मेरे पास कोस 0 होता है। 0 का मान कितना होता है, इकाई। ये थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान मैं यहाँ पे रखूँ, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, साइन 0 का मान कितना है, 0। और V इंटू आई से गुणा करूँ क्या हो जाएगा, 0। तो पावर खपत भी क्या होगी, 0 उत्पन्न होगी।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या होता है? तो 5S के अंदर सबसे पहले आता है शॉर्ट, उसके बाद में आता है सिस्टेमिक अरेंजमेंट यानी कि क्रम में बिछाना। ठीक है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं अपने, सेट इन ऑर्डर यानी क्रम में बिछाना का मतलब क्या होता है, क्रम के अंदर उनको व्यवस्थित कर दो, यानी कोई चीज़ को पहले छांटो, उसके बाद में क्या करो उनको यानी छोटे से बड़ा है कोई चीज़ को, काम को करने के लिए 5S कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपने काम को छांटेंगे कि कौन सा काम कहाँ पे किया जाना चाहिए, उसके बाद में क्रमबद्ध रूप से अपने उस काम को करेंगे। तो क्रमबद्ध आएगा, क्या आएगा, क्रमबद्ध पूरा। देखिए अगला क्वेश्चन, घड़ी, क्लॉक और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो घड़ी, संकेतक उपकरण, इनको चलाने के लिए अपन शिथिल्य मोटर यानी कि स्टेशनरी मोटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये मोटर नॉइसलेस होती है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती, और इसकी गति होती है तुल्यकालिक गति के बराबर, लगभग तुल्यकालिक गति होती है। ठीक है, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं करती, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सी मोटर करते हैं अपन, शिथिल्य मोटर। और जैसा नाम है यही इसका क्या है, सिद्धांत। और अगर ये मोटर ऑप्शन में नहीं आती तो मेरे पास आती स्टेपर मोटर या प्रतिष्ठम्भ मोटर। ठीक है, सिंगल फेज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है? किस प्रकार की वॉशिंग मशीन होती है जिसके अंदर ड्रम घूमेगा? अब ड्रम घूमते उसको क्या कहते हैं, टम्बलर कहते हैं। क्या कहते हैं, टम्बलर। और पल्सेटर वाश के अंदर नहीं घूमता, एक बार घूमेगा वापस आएगा, घूमेगा वापस आएगा, घूमेगा वापस आएगा, उसको पल्सेटर कहते हैं। ठीक है, टम्बलर के अंदर घूमेगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति इनमें से किसके विलोमानुपाती होती है? तो डीसी मोटर में गति का फॉर्मूला एन समानुपाती ईबी बटे फाई होता है, ईबी बटे फाई, एन समानुपाती ईबी बटे फाई। तो फ्लक्स की क्या होता है, विलोमानुपात, उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। और वेग के एमएफ के समानुपात होता है गति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मानक फूड मिक्सर यानी कि अपने घरों में जो मिक्स ग्राइंडर काम में लेते हैं उसकी गति लगभग कितनी होती है? तो 3000 से 14000 आरपीएम के बीच में इसकी गति होती है, और लगभग 500 से 750 वाट की मोटर अपने सामान्यतः यूज करते हैं। और 1 kW की मोटर भी, 1 किलोवाट तक मोटर ये आती है। ठीक है, 1000 वाट तक। उत्तर क्या है इसका, सी ऑप्शन। और यूनिवर्सल मोटर अपने काम में लेते हैं। देखिए सोल्डर को रिकंडीशन बनाने के लिए अपन कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? रिकंडीशन का मतलब होता है, मेरे पास मैंने कोई सोल्डरिंग कर रहा था तो सोल्डर कहाँ पे गिर गया, नीचे गिर गया। अब ये सोल्डर क्या हो जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है। जो अस जो सही सोल्डर था उसकी अपेक्षा इसका गलना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये ढंग से काम कर नहीं पाता। इसको सही करने के लिए इसको मुलायम करना जरूरी है। मुलायम करने के लिए अपन क्या मिलाते हैं उसके अंदर, टिन। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन, टिन मिलाया जाता है उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यदि आर एल सी परिपथ में कला कोण या फेज एंगल अग्रगामी हो तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही होगा? अग्रगामी, इसका मतलब वहां पे एक्स सी का मान क्या है, ज्यादा, और एक्सएल का मान क्या है, कम है। अग्रगामी तभी हो सकता है अगर एक्सएल का मान ज्यादा होगा, यानी इंडक्टेंस ज्यादा होगा, और एक्स सी क्या हो जाए, कम, तो वो क्या होगा, पश्चगामी। ठीक है, यानी करंट आगे चल रही है इसके अंदर, मेन बात ये है। तो एक्स सी का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ये एक्स सी का मान ज्यादा है किससे, एक्सएल से। उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। उत्तर क्या आएगा, 2 नंबर। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो क्या रहता मेरे पास, इकाई शक्ति गुणक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चालक तार व पृथ्वी के बीच का विद्युतरोधन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो चालक तार और पृथ्वी के बीच का विद्युतरोधन प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि अपने पास एक दूसरे में करंट प्रवाहित नहीं हो। तो इसका मिनिमम माना जाता, अपन तारों की बात करें तो मानते हैं अपन 1 मेगा ओम। कितना मानते हैं, 1 मेगा ओम। पर यहाँ पे तारों की बात नहीं हो रही, चालक तार और पृथ्वी बीच की बात हो रही है, सीधी सीधी। यहाँ पे इंसुलेशन की बात आती है। तो वहाँ पे अपने पास फिक्स फॉर्मूला होता है 50 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या, और उत्तर किस में आना चाहिए, मेगा ओम में। आगे क्या लिखा जाएगा, मेगा ओम 10 की घात 6, यानी 50 इंटू 10 की घात 6 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या। अब बिंदु कितने हैं उसी के आधार पे प्रतिरोध देखा जाएगा, इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और जो ये ए ऑप्शन है ना, ये बटे 5000, अगर ये आगे का भाग हटा दिया जाए तो 1/5000 एम्पियर की बात करूँ तो ये लीकेज करंट का मान होता है।
इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लीकेज करंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। देखिए, रोटर खाली स्थान पर पहुंचने पर अपकेंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित कर देता है, यानी कि हटा देता है परिपथ से बाहर। तो जो अपकेंद्रीय स्विच यानी सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है वो सिंगल फेज मोटर में यूज करते हैं अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाने के लिए। तो ये मोटर की जो रियल गति होती है 100% गति, उसका 50 70 से 80 के मध्य पहुंच जाए गति, उस समय ये वाइंडिंग को क्या करता है, ओपन करता है 70 से 80 के मध्य। उत्तर क्या है इसका 3 नंबर ऑप्शन। 75 से 80 के मध्य पहुंचे तो ये स्विच क्या कर देगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से बाहर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, डायनमो प्रकार के मापक यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है। तो डायनमो प्रकार के जो मीटर आते हैं वो उपयोग करते हैं वाट मीटर में। ठीक है, ऊर्जा मापी के अंदर डायनमो प्रकार के वाट अपने काम में नहीं लेते। वहाँ पे या तो मूविंग आयरन लेते हैं या एम आई या पीएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इस प्रकार यंत्र काम में लेते हैं। पर डायनमो प्रकार के जो यंत्र आते हैं वो अपने केवल वाट मीटर में ही ज़्यादातर काम में लेते हैं। इसके अलावा एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो अपन काम में लेते हैं अपने वोल्ट मीटर में। किस में काम लेते हैं, वोल्ट मीटर के अंदर। तो आज के क्वेश्चन थे अपने 37 और बचे हुए जो क्वेश्चन थे वो करेंगे अपने अगले वाली वीडियो में डिस्कस। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर लेना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय।